एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियोस एकेडमी। मैं हूं बायोलॉजी की फैकल्टी स्टूडियोस एकेडमी में और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपका +1 का चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पार्ट 2। जैसे कि हमने कल पढ़ लिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्राइटेरिया है कि हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। हमने बहुत सारे क्राइटेरियाज या करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, थोड़ा सा हम मेमोराइज करें क्या क्या पढ़ा था हमने, हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, ये 5 हमने डिटेल में पढ़े थे और हमने ये भी इनके बारे में बताया था कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं भी कि नहीं है। ठीक है, तो आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए उसके मेन पॉइंट्स पे जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो क्वाइट ईजी है, प्लस थोड़ा सा बोरिंग है स्टार्टिंग में, बट एंड आते आते आपको अच्छा भी लगेगा। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले एक बायोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ने के साथ। हिज नेम वॉज अर्नस्ट मेयर, मेयर बोल लो, मायर बोल लो, ठीक है। अब ये जो बायोलॉजिस्ट हैं ये कौन थे और इनके बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जो अर्नस्ट मायर थे उनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन दी थी। बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या है या स्पीसीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये किसने बताया था, हमारे इस बायोलॉजिस्ट ने, ठीक है। इसकी वजह से इनको 3 डिफरेंट प्राइजेस भी मिले थे और इनको जिनको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। सो स्पीसीज की डेफिनेशन आगे हम चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे जब हम स्पीसीज को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए जस्ट आपको इतना याद रखना है कि स्पीसीज की डेफिनेशन किसने दी थी, ठीक है। एंड जो अर्नस्ट मायर है उनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है और इनको 3 प्राइजेस मिले थे जिनको बोला जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट द टर्म इन्होंने दे रखी है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। हमारी जो अर्थ है इस पे किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका क्या क्या नंबर है, उसका जो कुल मिला के जो सारा जोड़ है, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। अब जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, इसमें बहुत सारी स्पीसीज आएंगी, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि आज तक यानी कि टिल नाउ जितने भी हमें स्पीसीज नोन है दैट रेंज फ्रॉम 1.7 टू 1.8 मिलियन। तो आज तक हमने जिनके बारे में पढ़ा है या जिनके बारे में हमने डिस्कवरी कर चुके हैं, दे आर इन द रेंज ऑफ 1.7 टू 1.8 मिलियन। इससे आगे भी और भी डिस्कवर होते रहेंगे तो साथ के साथ वो एड ऑन होते रहेंगे। सो अभी हम फोकस करेंगे कुछ टर्म्स पे, ठीक है। सबसे पहले टर्म इज सिस्टेमैटिक्स। सबसे पहले जो हमारी टर्म है दैट इज सिस्टेमैटिक्स। जो वर्ड सिस्टेमैटिक्स है, ये जो टर्म थी ये दी थी लीनियस ने। किसने दी थी? लीनियस। कार्ल लीनियस एक साइंटिस्ट थे, ये भी अगेन एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिस्टेमैटिक्स की डेफिनेशन दी है। तो वो क्या कह रहे हैं, जो लीनियस हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो सिस्टेमैटिक वर्ड है वो किस लैंग्वेज से आया, वो एक लैटिन भाषा से आया। लैटिन आजकल डेड लैंग्वेज हो चुकी है, आजकल ये यूज़ में नहीं है, बट जो सिस्टेमैटिक वर्ड है वो लैटिन भाषा से आया, लैटिन लैंग्वेज से आया है। उसका जो वर्ड था सिस्टेमा, ठीक है। सिस्टेमा एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिससे बना है सिस्टेमैटिक्स। अब सिस्टेमा का क्या मतलब था? सिस्टेमा का मतलब था सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि ऑर्गेनिजम्स को ऐसे अरेंज करना। अब हम अपने घर में या नॉर्मली कहीं भी अरेंज करते हैं चीज़ें, ठीक है, अपनी कबर्ड में, अपने ड्रॉर में, ठीक है, अगर सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं तो सेम इसने सारे ऑर्गेनिजम्स को, जो कार्ल लीनियस थे उन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने को टर्म दी है सिस्टेमैटिक्स, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल द कंपैरेटिव एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप derived from comparative anatomy, comparative ecology, comparative physiology and comparative biochemistry. That is systematics में एक तो हम systematic arrangement तो करते ही हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को systematically arrange करेंगे तो हमें उस organism का, उस particular thing का सारा उसके सराउंडिंग के साथ, है ना, उसका रिलेशनशिप पता चलता है। जो ऑर्गेनिज्म है उसकी अरेंजमेंट तो होगी, उस अरेंजमेंट के होने के साथ साथ क्या हुआ, उसकी सारी कंपैरेटिव एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उसकी कंपैरेटिव एनाटमी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री हमें सारी पता चलती है, ठीक है। तो ये हमारी थी फर्स्ट टर्म, दैट वाज सिस्टेमैटिक्स, जो दी थी कार्ल लीनियस ने, ये एक बायोलॉजिस्ट थे। अब जो सेकेंड टर्म है दैट इज क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब सिस्टेमैटिक्स में हमने एक्चुअली 3 टर्म्स को डिफाइन करना है। सबसे पहले जो टर्म है वो है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है?
क्लासिफिकेशन इज बेसिकली किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर देना, जो चीज़ें थोड़ी सिमिलर हैं उनको एक ग्रुप बना देना, जो थोड़ी डिसिमिलर है एक दूसरे से अलग है उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, और जो सिमिलर बिहेवियर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक ग्रुप में डालना, एक क्लास में डालना, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ग्रुप में डालना। ठीक है, सो यही कह रहे हैं, द ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स, वो ब्रांच सिस्टमैटिक्स की जो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज करता है, ऑर्डर करता है, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, उस बिहेव से, उनके इस बिहेवियर से, उनके इस करेक्टरिस्टिक्स से उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डालने को बोलते हैं क्लासीफाई करना। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है, अच्छा हाँ, ये जो क्लासिफिकेशन थी ये दी थी डी कॉन्डॉल ने। साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखने तो रखिए, अदरवाइज आप इसको रहने भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म इज दैट इज टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट टर्म इज टेक्सोनॉमी। ठीक है, सो हमने अभी पढ़ा कि हमने सिस्टमैटिक्स में 3 जो डेफिनेशंस हैं उनको समझना है। फर्स्ट वन वाज क्लासिफिकेशन, सेकंड इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी इज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे, जो क्लासिफिकेशन थी, ठीक है, क्लासिफिकेशन वाज कि उनको सिमिलैरिटीज और उनके डिफरेंसेस के बेस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, इस वाज क्लासिफिकेशन। एंड टेक्सोनॉमी इज उनके करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट टैक्सा में डालना, दैट इज टेक्सोनॉमी। एक्चुअली ये जो सारी वर्ड्स हैं, ये जो सारी डेफिनेशंस हैं, ये आपस में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट जैसे जैसे आप चैप्टर आगे पढ़ते जाएंगे आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। चलो, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, इट इज द ब्रांच ऑफ स्टडी दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन से आपका क्या मतलब है? आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी हम समझ लेते हैं। आइडेंटिफाई करना इज किसी भी चीज़ का या किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नाम या प्लेस के बारे में हमें पता चलना, और उनको हम क्लासिफिकेशन में इजीली ढूंढ सकते हैं। ठीक है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो आगे आपके बहुत बहुत काम आने वाला है, दैट इज नॉमेनक्लेचर। लाइक माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब है जी? अब हम सबको पता है कि जब कोई बेबी पैदा होता है या हम अपने घर में पेट रखते हैं, प्लांट, कोई इवन प्लांट्स भी रखते हैं, उनका हम नेम देते हैं उनको, है ना, कि इनको इस नाम से बुलाएंगे। तो ऑब्वियसली इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अब उनको ABCD तो कह नहीं सकते थे, उनको ये तो नहीं कह सकते थे ना कि ये इसका नाम A है, इसका नाम A1 है, इसका नाम A2 है। हमें क्या करना था, सबको एक नेम देना था, एक पर्टिकुलर नाम देना था। ठीक है, इस नामकरण को बेसिकली बोला जाता है नॉमेनक्लेचर, बट ये इतना देसी नहीं होता। जैसे हमें पता है कि जो मैं एग्जांपल लेती हूँ अनियन की। जैसे जो अनियन है, ठीक है, उसको इंग्लिश में अनियन बोलते हैं, हिंदी में प्याज बोलते हैं, पंजाबी में प्याज बोलते हैं, आई गेस जो मराठी या अदर कांदा बोलते हैं, या अलग अलग और लैंग्वेजेस में बोलते हैं, चाइनीज़ में कुछ और बोलते होंगे। तो हर लोकल लैंग्वेज में हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हर डिफरेंट थिंग, हर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का अलग नाम है। ठीक है, बट अगर हम सपोज दो अलग अलग स्टेट्स के या दो अलग अलग कंट्रीज के लोग बात कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है। वो एक कहेगा अनियन, एक कोई चाइनीज भाषा में बोलेगा और हम हिंदी में बोलेंगे प्याज, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकती है कि यार ये है सेम चीज़, इसके इतने सारे नेम्स आए कहाँ से। अब वो कंफ्यूजन रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल नेम देते हैं। एक हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक यूनिवर्सल नेम है। ठीक है, अब उसका ये जो यूनिवर्सल नेम है, ठीक है, वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या लाइक पार्ट्स हैं, वो हम सारा कुछ नॉमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे। उसके क्या क्या रूल्स हैं उसके नेम देने के, वगैरह वगैरह, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो हम आ जाओ नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन पढ़े। इट इज साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट, अलग, क्योंकि अगर हम 2 से ज़्यादा चीज़ों का सेम नेम रख देंगे तो अगेन कन्फ्यूजन होएगी और उनके करेक्टरिस्टिक्स हम अच्छे से लिख नहीं पाएंगे पूरे यूनिवर्स में, पूरे ग्लोबल लेवल पे वो जो है वो उसकी प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाएगी। सो इट इज़ द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स। ठीक है, आई डोंट थिंक सो आपको इस डेफिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन और वर्नेकुलर नेम्स। जैसे मैंने आपको कहा कि हर
ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई लोकल नेम होता है, हर रीजन में उसका नाम डिफरेंट है, ठीक है। इसकी वजह से ये जो कॉमन नेम्स हैं दे आर लाइक यूजलेस फॉर साइंटिफिक स्टडी बिकॉज दे विल क्रिएट कन्फ्यूजन, कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है इनकी, ठीक है। तो ये हमारे लिए किसी भी काम के नहीं होते। सो बेसिकली दे आर द लोकल नेम्स, ठीक है। कॉमन नेम्स क्या है? दे आर लोकल नेम्स विच आर गिवन टू ऑर्गेनिजम्स इन अ पर्टिकुलर रीजन और लैंग्वेज बाय द लोकल पर्सन्स, ठीक है। अब जैसे उनको ईजी लगे। अब ये यहाँ देखो इन्होंने लिखा ही है, जो कॉमन नेम्स है दे आर यूजलेस फॉर साइंटिफिक स्टडी, ठीक है, क्योंकि हर रीजन में या हर लैंग्वेज में इनका नाम बदल जाएगा, ठीक है। मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुकी हूँ। इसीलिए साइंटिस्ट चाहते थे एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नेम हो, तो हमने अडॉप्ट किया टू साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू मेक स्टडी ईजी, साइंटिफिक स्टडी ईजी हो जाए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारे प्रोसीजर्स बनाए और एक यूनिवर्सल मेथड बना लिया कि हम इस ऑर्गेनिज्म का जब नामकरण करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए करेंगे और ये जो रूल्स हैं ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगे, ठीक है। टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है जी। सो जो हमारा नॉमेनक्लेचर है दैट इज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। दोस्तों लाइक फ्रेंड्स, आपको पता होगा बायनॉमियल मीन्स टू, जिसके दो पार्ट्स हो, ठीक है। हमारा जो नॉमेनक्लेचर है दैट इज बायनॉमियल। अब इसका क्या मतलब है? ये इसका क्या मतलब है? ओके, सो हम पढ़ने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, अगेन साइंटिस्ट कार्ल लिनियस, ठीक है। अब जो भी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब, हमने जितने भी अब नेम्स रखने हैं वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से रखने हैं। अब इनके जो रूल्स हैं वो एनिमल्स के लिए अलग हैं, प्लांट्स के लिए अलग हैं, ठीक है। वो जो रूल्स हैं, वो जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर करने के, एनिमल्स को करने के लिए जो रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं 10th एडिशन ऑफ हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी फॉर एनिमल्स, ठीक है। सेम जो प्लांट्स को नॉमेनक्लेट करने के लिए जो बुक लिखी गई है दैट इज स्पीसीज प्लांटेरियम, ठीक है। अब इसमें वो ये कह रहे हैं जो कार्ल लिनियस कि जो कोई भी स्पीसीज है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जो नाम है उसमें दो वर्ड्स हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये जो दो वर्ड्स हैं ये किस लैंग्वेज से लिए गए हैं? लैटिन लैंग्वेज। किस लैंग्वेज से लिए गए हैं? लैटिन लैंग्वेज। अब जो इसका फर्स्ट वर्ड है दैट रिप्रेजेंट्स इट्स जेनरिक नेम। फर्स्ट वर्ड है दैट रिप्रेजेंट्स जेनरिक नेम और जीनस। जो सेकेंड वर्ड है दैट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक नेम और स्पीसीज, ठीक है। इतना क्लियर? बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है कार्ल लिनियस ने बनाया है। जो कार्ल लिनियस है इन्होंने कहा कि एक ही ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए दो वर्ड्स होंगे। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जेनरिक नेम, सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक नेम, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका। यहाँ पे एक्चुअली एक मिस्टेक है, ये जो इंडिका है इसका आई स्मॉल आना है, ये मैं आपको बताऊंगी क्यों स्मॉल आना है, और इसका सेपियंस का एस भी स्मॉल आना है। सो मैंगीफेरा इंडिका दैट इज फॉर मैंगो, होमो सेपियंस फॉर ह्यूमंस, ठीक है। ये तो अभी हमने सिर्फ एग्जाम्पल की, अब इसके हम रूल्स भी आगे पढ़ेंगे कि वाई इनको ऐसा क्यों बोला जाता है। सो कहता कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में सब स्पीसीज, हम क्या कर रहे हैं, हम एक जेनेरिक नेम दे रहे हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? जेनेरिक। सेकेंड वर्ड क्या है? स्पेसिफिक नेम। बट इसलिए इसको बोला जाता था बायनॉमियल। बट कुछ केसेस में हम सब स्पीसीज का नेम भी इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं? हम सब स्पीसीज का नेम भी इंक्लूड करते हैं। जूलॉजी यानी कि एनिमल्स के केस में इसको बोलेंगे सब स्पीसीज, और प्लांट्स के केस में, इन केस ऑफ बॉटनी यानी कि प्लांट्स के केस में इसको बोलेंगे वैरायटी, ठीक है। तो जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, ठीक है, उसके बाद या तो हम उसके सब स्पीसीज का नाम लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे? जेनरिक नेम, फिर लिखेंगे स्पेसिफिक नेम, फिर यहाँ तो सब स्पीसीज इन केस ऑफ एनिमल्स यानी कि जूलॉजी, और जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम और वैरायटी इन केस ऑफ बॉटनी, ठीक है, कुछ केसेस में। सो ये जो केसेस हैं इन तरीके के नॉमेनक्लेचर को बोलते हैं ट्राइनॉमियल और ट्राइनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। एग्जाम्पल होमो सेपियंस, सेपियंस, यहाँ पे होमो इज जेनरिक नेम, सेपियंस इज स्पेसिफिक नेम एंड अगेन स्पेसिस इज सब स्पीसीज नेम। अकेशिया निलोटिका इंडिका, ठीक है, आई गेस ये बाबुल के ट्री को बोला जाता है, दैट इज अगेन जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम एंड उसकी वैरायटी का नेम। डन। सो coming to the rules of binomial nomenclature. Rules of
बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है जी। जो प्लांट्स के लिए रूल्स हैं, ठीक है, जो साइंटिफिक नेम्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरियाज जो प्रोवाइडेड हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में। एनिमल्स के लिए जो रूल्स हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं वो अग्री हुए हैं हम इंटरनेशनल कोड ऑफ लॉजिकल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए जो कोड्स हैं दैट आर इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर। डन। देयर इज सेपरेट इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स। कहते हैं कि कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए अलग इंटरनेशनल कोड्स हैं, बट आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट फॉर रीड। नेक्स्ट इज कमिंग टू द रूल्स, जो हमारा मेन पॉइंट है। सो कमिंग टू द रूल्स, कहता कि जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, ABCDE, प्लांट है, एनिमल है या कोई भी है, ठीक है, उसका जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके जो साइंटिफिक नेम है, उसका जो साइंटिफिक नेम है उसमें 2 वर्ड्स होंगे। फर्स्ट वर्ड होएगा जेनरिक एंड सेकंड वर्ड होएगा स्पेसिफिक। ये क्लियर है? कब से मैं बोल रही हूँ, कब से हम पढ़ रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट्स होते हैं, जेनरिक एंड स्पेसिफिक। ठीक है, अब कहता है कि जो जेनरिक नेम है, जैसे हमने लिखा था होमो सेपियंस, क्या हमने लिखा था? होमो सेपियंस। जो जेनरिक और स्पेसिफिक वर्ड्स हैं ये 3 लेटर्स से छोटे नहीं होने चाहिए। देखो होमो में कितने हैं? 4 लेटर्स हैं और 12 लेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा जेनरिक और स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो 3 लेटर से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 लेटर से छोटा नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। फर्स्ट रूल वाइज 2 नेम्स हैं, जेनरिक एंड स्पेसिफिक। फिर जेनरिक और स्पेसिफिक इज कि 3 लेटर से बड़ा नहीं छोटा नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज जो जेनरिक नेम है वो हमेशा पहले लिखते हैं और उसका जो लेटर होगा, फर्स्ट लेटर होगा, वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, होमो का H या H जो है हमेशा बड़ा लिखना है और सेपियंस का S हमेशा छोटा लिखना है। जो स्पेसिफिक नेम है वो जेनरिक नेम के बाद में लिखते हैं और उसका जो लेटर है वो हमेशा स्मॉल कैपिटल लेटर से ही शुरू करता है, स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू नहीं करते। ठीक है, फिर जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं, जो साइंटिफिक नेम्स है वो लेटिन में होते हैं, हमने लेटिन भाषा से लेने हैं और इटैलिक्स में लिखने हैं। जो प्रिंट है इनका इटैलिक्स में होएगा। ठीक है, अगर ये किसी और लैंग्वेज से लिए गए हैं, कोई और लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो भी इनको लेटिन भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही हम इनको साइंटिफिक नेम मानेंगे। ओके, सो फिर से एक बार रिवाइज कर लें। फर्स्ट था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके 2 पार्ट्स होते हैं उसके साइंटिफिक नेम के, जेनरिक पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट। जो जेनरिक और स्पेसिफिक पार्ट है उससे उसका 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए और 12 लेटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें जो जेनरिक नेम है वो पहले आता है और वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जो स्पेसिफिक नेम है वो जेनरिक नेम के बाद में आता है और वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो बायोलॉजिकल नेम है वो लेटिन से लिए जाते हैं और इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं और अगर किसी और लैंग्वेज से हमने लिए हों तो हम उनको तो भी लैटिनाइज्ड करते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि सपोज आप इटैलिक तो आप प्रिंट के टाइम कर लोगे। ठीक है, जब आप खुद लिखोगे, हैंड राइटिंग आई मीन अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखोगे, तो आप जो साइंटिफिक नेम है वो आपने लिख तो दिया, क्या लिखा आपने? लिख दिया होमो, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, होमो सेपियंस। ठीक है, हमने लिख तो दिया बट हमें इनको अंडरलाइन करना भूल गए। इनको अंडरलाइन ज़रूर करना है अगर, और सेपरेटली अंडरलाइन करना है। एक कंटिन्यूस लाइन नहीं बनानी, कंटिन्यूस लाइन नहीं बनानी, सेपरेट इन दोनों को अंडरलाइन करना है। बोथ द वर्ड्स आने यहाँ पे इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड। ठीक है, अब कहता है कि जो साइंटिफिक नेम है वो अपने ओरिजिनल स्पेलिंग को रिटेन रखता है। ठीक है, फिर कहता है कि जो जेनरिक नेम है उसको हम, जो जेनरिक नेम है उसको कभी भी हम 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, बट जो हमारा स्पेसिफिक नेम है वो बहुत बार अलग अलग जेनर के साथ यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका इज स्पेसिफिक नेम एंड मैंगीफेरा इज जेनरिक नेम, स्पाइरोगायरा इंडिका। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो स्पेसिफिक नेम है वो हम मोर देन वंस यूज़ कर सकते हैं, बट जो जेनरिक नेम है वो मोर देन वंस यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट इज कहता कि अगर हमने ऑथर का नेम लिखना हो, ऑथर का नेम लिखना हो कि हाँ जी ये इसने डिस्क्राइब किया था, जैसे मैंगीफेरा इंडिका है, तो हम क्या करते हैं उसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका लीनियस, यानी कि इससे ये डिस्क्राइब हो रहा है कि ये जो नाम था ये किसने डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम? लीनियस ने। ठीक है,
फिर कहता है कि सपोज कोई भी स्पीसीज का नेम जो है वो चेंज होता है या रिवाइज होता है उसके, ठीक है, तो जो उसका ओरिजिनल डिस्कवरर था, अब हमने जो जिसने डिस्कवर किया था उसका नाम एब्रीवेटेड फॉर्म में एंड में लिख रहे थे, बट सपोज किसी कारण की वजह से या आगे आगे डिस्कवरीज हुई तो उससे हमें ये फील हुआ कि नहीं इसका नाम ये नहीं होना चाहिए था, इसका नाम ये होना चाहिए था, तो हम जो उसका ओरिजिनल नेम है, ओरिजिनल डिस्कवरर का नेम है, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो चेंज होने के जिसने चेंज किया उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। सो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया एल्बीजिया, लेबेक, ठीक है, और इसको ओरिजिनली किसने डिफाइन किया था, लीनियस ने, बट इसको चेंज करके इसके बाद कौन लग गया, बेंथ, ठीक है, ये भी कोई साइंटिस्ट का नेम है। सो हमने एक बार फिर से हम इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ लेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपकी प्लस वन बायोलॉजी, पूरी की पूरी प्लस वन बायोलॉजी के लिए, प्लस इस चैप्टर के लिए तो है ही, ठीक है। सो जो एक ऑर्गेनिज्म है उसका जो साइंटिफिक नेम है उसके दो पार्ट्स होंगे, जेनेरिक पार्ट एंड स्पेसिफिक पार्ट। फिर उनमें 3 लेटर से कम और 12 लेटर से ज़्यादा लेटर्स नहीं होने चाहिए एक वर्ड में। जेनेरिक नेम पहले आएगा, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होएगा। स्पेसिफिक नेम जो जेनेरिक नेम के है वो बाद में आएगा और वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होएगा। ये जो है लैटिन से लिए जाते हैं, इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं। अगर लैटिन से ना भी लिए जाए तो इनको लैटिनाइज्ड करते हैं, ठीक है। फिर ये जो 2 वर्ड्स हैं ये दोनों अगर हम हाथ से लिखें तो इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, इनको कंटिन्यूस अंडरलाइन नहीं करना, ठीक है। फिर जो साइंटिफिक नेम है वो अपना ओरिजिनल स्पेलिंग रिटेन रखता है। फिर हमने पढ़ा कि जो एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज मोर देन 1 जेनरा के साथ आ सकती है, बट एक जेनरा एक ही बार आएगा, उसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर अगर हमने उसके ऑथर के बारे में स्पेसिफिकेशन देनी हो तो हम उसको जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, फिर ऑथर का नेम इन एब्रीविएशन फॉर्म, ठीक है। फिर अगर उसका स्पीसीज का नेम चेंज हुआ हो या रिवाइज हुआ हो तो ओरिजिनल डिस्कवरर का नाम हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो लेटेस्ट डिस्कवरर है या जिसने चेंज किया उसका नाम हम बाद में लिखते हैं। डन। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। हमने पढ़ तो लिया कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है क्या, बट अब इसके क्या फ़ायदे हैं। अब खुद सोचो क्या फ़ायदे होंगे। एक तो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड है, ये हर जगह सेम नाम होएगा तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होएगी, सारी लैंग्वेजेस में इसको एक ही बोलेंगे, ठीक है। अब अगर किसी ने होमोसेपियंस से हमें पता चलता है कि हम ह्यूमंस को होमोसेपियंस कहते हैं तो ये यूनिवर्सली सबको पता लग जाएगा कि बात किसकी हो रही है, ह्यूमंस की, जब भी होमोसेपियंस कहा जाएगा, ठीक है। फिर कहता कि जितने भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें आज तक डिस्कवर है, जो आज तक साइंस को पता है, उन सबके नेम्स रखे जा चुके हैं, चाहे उनका साइज हो या उनकी इंपॉर्टेंस कुछ हो या ना हो, ठीक है। फिर हर ऑर्गेनिजम्स को नेम देने के लिए हमारे पास प्रॉपर रूल्स हैं, प्रॉपर मैकेनिज्म है, ठीक है। फिर साइंटिफिक नेम्स जो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। हमें उसका जीनस और हमें उसका स्पीसीज पता चल जाता है, इससे हमें उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में खुद ब खुद पता चलता है, ठीक है। फिर दे इंडिकेट रिलेशनशिप विद द अदर स्पीसीज प्रेजेंट इन द सेम जीनस। जैसे मैंने कहा कि एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो स्पीसीज है, ठीक है, इस जेनर को बिलोंग करती हैं। इस जेनर को बिलोंग करेंगी तो मतलब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट इज कि अगर इनके स्पेलिंग में कोई खास चेंज नहीं आता क्योंकि ये डेड लैटिन लैंग्वेज से ली गई होती हैं, और इन कोई भी इनएप्रोप्रिएट नेम या इनकरेक्ट नेम हो तो हम इजीली उसकी करेक्शन कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर साइंटिफिक मैकेनिज्म है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने स्टार्ट किया था अर्नस्ट मेयर से, फिर हमने कुछ डेफिनेशंस करी, सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, एंड फिर हमने शुरू किया नॉमेनक्लेचर जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, बार बार देखें, एंड इसके आप नोट्स तो वैसे यही है, इससे शॉर्ट नोट्स तो आप क्या ही बनाएंगे। ये जितना भी कंटेंट है आप इनको बाय हार्ट लर्न कीजिए, आपकी आगे आपको +1 में अच्छे मार्क्स लाने में हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।